माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन मंजिल में मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ऑपरेशन मंजिल के सीरीज 6 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले 5 वीडियो गया है ऑपरेशन मंजिल का, आप सभी देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे वीडियो को देखें। इसके अलावा आप अपना करेंट को बेहतर करने के लिए स्पेशल डेली करेंट अफेयर सीरीज को भी देखें, वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी अहम प्रश्न हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो जन गण मन। इसे संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ध्यान रखेंगे, इसे गाने में कुल 52 सेकंड के समय लगता है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसका अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, जो कि 1919 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे नोट्स आपके लिए जो है काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न उठते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जन गण मन को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने ही किया था। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि पहली बार इसे कब गाया गया था, तो पहली बार 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ध्यान रखेंगे आप पे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा है और इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 22 जुलाई 1947 को। तो ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया था और इसके बीच 24 तीलियां हैं। और अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई चौड़ाई 3:2 हो जाता है, जबकि चौड़ाई अनुपात लंबाई जो है 2:3 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका चौड़ाई और लंबाई पूछा है या फिर लंबाई या चौड़ाई पूछा है, तो इस तरह से इस पे आप फोकस करेंगे। अगले प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप लोग को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ होता है। सी नंबर। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आजकल उठता है कि बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, इसका जीव वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था और बाघ प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए उसे बाघ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बाघों को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए जो है वो बाघ परियोजना की शुरुआत 1923 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कमल। कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा है। ध्यान रखिएगा, नीलम्बो न्यूसिफेरा इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। तो आजकल एग्जाम में आपका राष्ट्रीय पुष्प ना पूछकर उसका जीव वैज्ञानिक नाम पूछता है, इसलिए आप इसके जीव वैज्ञानिक नाम को ध्यान रखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे जरूर ध्यान में रखें। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रश्न लाता हूँ और इसके अलावा जो है वो आपका हर पॉइंट को क्लियर करता हूँ ताकि आप बेहतर कर सके परीक्षा में। तो आप सभी जो है वो हर पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका पूरा जीएस को रिकॉल करवाया जा रहा है ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सके। आप अगर तैयारी किए हुए हैं तो आइए यहाँ पर आजमाइए अपने तैयारी को। आपको 10 या 11 प्रश्न डेली जाता है इस चैनल पे, तो आप उसको देखें और लास्ट में देखें कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने तैयारी को आजमा सकते हैं। इसके अलावा आप फिर उसे जो है वो सारे वीडियो को जो है देखें, उसके पॉइंट को क्लियर करें। इससे आपका जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा और दूसरा आपका तैयारी भी बेहतर हो जाएगा, आपका रिकॉल भी बेहतर होगा। तो इस तरह से आप करें ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप डेली फॉलो करें इस चैनल को, चाहे करेंट का वीडियो है या ऑपरेशन मंजिल हो। ये सिर्फ
जो है एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर जो है वो वीडियो है, इसलिए इसे आप लोग फॉलो करते रहें। और साथ साथ मैं डेली कहता हूँ कि आप सभी जितना हो सके इस क्लास को शेयर करें, शेयर करते रहें। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मोर में भी अगर नर मयूर या मादा मयूर दे तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी नर मयूर है, ध्यान रखेंगे। इसका जीव वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस मोर का जीव वैज्ञानिक नाम में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि हमारा ध्वज राष्ट्रीय जो है वो तिरंगा है और उसके बीच में एक चक्र है, तो उस चक्र जो है किसका प्रतीक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्याय का। यानी कि ये जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं कि इस ध्वज में केसरिया रंग जो होता है वो त्याग एवं बलिदान का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का तथा हरा रंग समृद्धि का। तो ये सारे ध्यान रखेंगे पॉइंट, क्योंकि ये तीनों कलर से भी प्रश्न पूछता है कि कौन किसका प्रतीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? जो देखते हैं कि नीले रंग का बीच में जो आपका चक्र है राष्ट्रीय ध्वज में, तो उसमें कितने तीलियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 24 तीलियां हैं, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा में कब अपनाया? यानी कि राष्ट्रीय गीत भारत का क्या है? तो वंदे मातरम है। इसे संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि बी नंबर। यानी कि 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। इसकी प्रमुख बिंदु हैं, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम की रचना किसने किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसे आनंद मठ से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसे आनंद मठ से लिया गया था। इसे गाने में कुल 65 सेकेंड का समय लगता है, ध्यान रखेंगे, कुल 1 मिनट 5 सेकेंड का समय इसे गाने में लगता है। पहली बार 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है इस प्रश्न से संबंधित, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, यानी कि भारत की राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम फाइगस बंगालनेसिस है। फाइगस बंगालनेसिस इसका जीव वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और इसका जीव वैज्ञानिक नाम फाइगस बंगालनेसिस है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो भारत की कैलेंडर जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 22 मार्च 1947 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर। यानी कि 22 मार्च 1947 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष है, इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? यानी कि भारत की राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष है और इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिंह शीर्ष को अपनाया गया, ध्यान रखेंगे। जो देखते हैं कि आपका रुपया पे लगा हुआ रास्ता है, ये चिन्ह, इसे कहाँ से लिया गया था? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ध्यान रखेंगे। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है और इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ध्यान रखेंगे। और आपका सिंह शीर्ष जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है सारनाथ के, और इस सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्थित है, यहीं से जो है वो अशोक स्तंभ है और वहीं से आपका जो है वो सिंह शीर्ष को लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिकल आज जो है वो आज भी 5 आर्टिकल जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जो है वो 15 आर्टिकल देख चुके हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वैसे सारे आर्टिकल को देख रहे हैं तो अभी तक जो है वो 15 आर्टिकल देखें, आज जो है वो 5 आर्टिकल और देखेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आर्टिकल का कर रहे हैं ताकि बेहतर कर सके।
तो आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम यानी कि बेगारी का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 23 में। तो बेगारी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। देखते हैं कि बहुत सारे कारखानों में बच्चों का नियोजन किया जाता है, बच्चे को रख लिया जाता है। तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है आर्टिकल 24 में। ये गैर कानूनी है अगर जो है वो वर्क करते हैं 14 साल के से कम के बच्चों को, तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 25 अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें 25 में है कि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को आप मान सकते हैं, अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको इससे कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि ये सारे आपका आर्टिकल जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के अधिकार। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुसंख्यक होते हैं, एक अल्पसंख्यक होते हैं। तो बहुसंख्यक जिनकी संख्या अधिक होती है और अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है। तो आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके पास भी अधिकार है, उनके अधिकार के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 29 है। जबकि आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। यानी कि उनके लिए स्पेशल जो है वो शिक्षण संस्थान की स्थापना किया जा सकता है जहाँ पर प्रशासन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में दर्शाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे 29-30 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो है वो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके पास आ रहा है। डेली 5 आर्टिकल दिया जाता है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेली आप 5-5 करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह से आप करते रहें और आपके पास आर्टिकल का एक भंडार होगा जिसमें आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो इसलिए आप इसे ऐसे ही करते रहें। और बाकी मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी पीछे की वीडियो फॉलो करें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो इस तरह से आप करें, आपका तैयारी बेहतर हो। आप सभी जो है वो देखते रहें और साथ साथ क्लास को शेयर करते रहें। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।